सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रगति रंगारी और आज के लेक्चर में हम देखेंगे डायनेमिक एक्सरसाइजेस, जिसमें हम देखेंगे कंसेंट्रिक और रिसेंट्रिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। सो अ डायनेमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज जॉइंट मूवमेंट एज अ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन्स, कंसेंट्रिक मसल एक्शन एंड और लेंथन्स अंडर टेंशन, इसेंट्रिक मसल एक्शन। यानी कि जब भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक डायनेमिक मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो जब भी मसल में शॉर्टनेस होती है, जैसे कि अगर हम फ्लेक्शन कर रहे हैं एल्बो का, तो जब भी बाइसेप्स की शॉर्टिंग हो रही है तो उसे हम बोलेंगे कंसेंट्रिक मसल एक्शन। और वहीं जब हम एल्बो का एक्सटेंशन करते हैं तो बाइसेप्स की लेंथनिंग होती है, उसी मसल की लेंथनिंग होती है जिसे हम कहते हैं इसेंट्रिक मसल एक्शन। तो ड्यूरिंग कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक एक्सरसाइज रेजिस्टेंस कैन बी अप्लाइड इन सेवरल वेज। Constant resistance such as body weight, a free weight और a single weight pulley system। यानी कि जब भी हम ये एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं तो अलग अलग तरीके से हम रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट रेजिस्टेंस दे सकते हैं, जैसे कि बॉडी वेट का रेजिस्टेंस हो गया, फ्री वेट हो गया, या फिर सिंपल पुली सिस्टम। और वेट मशीन जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, और एक आइसोकाइनेटिक डिवाइस जो कि कंट्रोल करता है वेलोसिटी ऑफ लिम्ब मूवमेंट को। सो कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस का सिंपल मीनिंग यही है कि जब भी हमारी कोई भी एगोनिस्ट मसल, जो भी हमारी मसल मूव कर रही होती है उसे हम एगोनिस्ट कहते हैं। तो जो भी मसल मूव कर रही है उसे एगोनिस्ट कहेंगे, और वो एगोनिस्ट मसल जब भी मूव करती हुए या शॉर्टनिंग होती है तो उसे हम कंसेंट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। वहीं जब उसी मसल की लेंथनिंग होती है तो इसेंट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। यही होता है। फॉर सिंपल एग्जांपल में हम बाइसेप्स का फ्लेक्शन एक्सटेंशन देखते हैं। तो बाइसेप्स का जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जाती है वो, और जब हम उसकी लेंथनिंग करते हैं, यानी कि जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो बाइसेप्स जो है लेंथनिंग कंडीशन में जाती है, यानी कि उसका इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब यूज़ ऑफ कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस हम कैसे करते हैं इनका यूज़। सो कंसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेलरेट बॉडी सेगमेंट्स, वेयरएज इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन डिसेलरेट्स बॉडी सेगमेंट। यानी कि जब भी हम चल रहे हैं, यानी कि जब भी किसी गेट साइकिल में अगर हमने हील स्ट्राइक किया, यानी हमने हमारी बॉडी को एक्सेलरेट किया, तो कंसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। वहीं जब हम हमारा वापस दोबारा हील स्ट्राइक करते हैं एक फेज़ होने के बाद, तो फिर वो डिसलेरेशन में जब हम जाते हैं तो वो एक तरह का इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बॉडी में हमें देखने को मिलता है। वहीं हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ में हम इस तरह के दोनों कॉन्ट्रैक्शंस को देखते हैं। अब इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ऑल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़। तो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ के टाइम पे। फिर a combination of concentric and eccentric muscle action is evident, such as walking up and down inclines, ascending and descending stairs, rising from chair and sitting back down, or picking up or setting down an object। तो जैसा कि मैंने बताया कि कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस एक्टिविटी जो होती है मसल की, वो हमारी डेली एक्टिविटीज़ में किस तरह से एक्ट करती हैं। तो जैसे कि हम किसी इंक्लाइन पे ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी मसल में कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वहीं अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसेंट्रिक हो रहा है। वैसे ही अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो जब भी हम सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो हमारी बॉडी में कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। वहीं अगर हम नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं, सीढ़ियों से उतरते हैं, तो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वैसे ही अगर हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, राइजिंग फ्रॉम अ चेयर, अगर हम उठ के खड़े हो रहे हैं तो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, और अगर हम खड़े होकर वापस बैठेंगे सो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो इस तरह से हमारे मसल में इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो एक्ट करता है ड्यूरिंग डेली टास्क और एक्टिविटीज़। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस के। सो एक्सरसाइजेस लोड एंड स्ट्रेंथ गेन में अ मैक्सिमम कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस लेस फोर्स देन अ मैक्सिमम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस मोर फोर्स अंडर सेम कंडीशन। तो कोई भी कंडीशन है
अगर किसी भी कंडीशन में अगर हम देखें तो अगर मैक्सिमम कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कोई पेशेंट कर रहा है तो उसमें लेस फोर्स प्रोड्यूस होगा, वेरेस अगर वो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें मोर फोर्स जनरेट होता है। एक ही कंडीशन में दो कॉन्ट्रैक्शंस अगर करवाए जा रहे हैं तो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लेस फोर्स प्रोड्यूस करता है, वहीं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मोर फोर्स प्रोड्यूस करता है। और when a load is lowered during an eccentric exercise, the force exerted by a load is controlled not only by the active contractile component of the muscle but also by the non-contractile connective tissue in and around the muscle। अब ऐसा क्यों हम देखते हैं, क्योंकि अब इसेंट्रिक, जैसे कि अगर हम ब्रिजिंग कर रहे हैं, ब्रिजिंग एक एक्सरसाइजेज होती है जिसमें हमें सुपाइन में लेट के हमारे पैरों को हम सेमी फ्लेक्स करते हैं 90 डिग्री तक और हमारी कमर को हम ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो जब भी हम हमारी कमर को लिफ्ट करते हैं तो हमारी मसल्स में, हमारे कोर और ग्लूट्स में, हैम्स में, हैमस्ट्रिंग मसल में कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है। वही जब हम उस लोड को नीचे लेकर आते हैं स्लोली तो उसमें इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है। तो जब भी हमने किसी भी लिफ्टेड चीज़ को नीचे लोअर किया तो उसमें इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है। तो इसमें यही कहा गया है कि जब भी लोड को हमने नीचे की तरफ लाया, लोअर किया इसेंट्रिक एक्सरसाइज के टाइम पे, तो जो लोड है, जो भी फोर्स है उस लोड को कंट्रोल करता है। या मतलब ऐसा नहीं होता कि वो जो मूवमेंट है वो बिल्कुल छूट जाता है, वो मूवमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में नीचे की तरफ लाया जाता है। साथ ही हम अगर सेलुलर लेवल पे बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। साथ में जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कनेक्टिव टिश्यूज़ है जॉइंट्स के आसपास वो भी इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस के टाइम पे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं इन कंपेयर टू कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट जो है वही एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग द लिफ्ट ऑफ द लोड। यानी कि अगर हमने ब्रिजिंग एक्सरसाइज में हमारी कमर को उठाया है तो हमारी जो मसल्स हैं उसका जो कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर हम उसे कंट्रोल के साथ नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, लोअर कर रहे हैं, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट के साथ साथ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ हमारे जॉइंट के आसपास होते हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाते टाइम। फिर देखते हैं कि विद अ कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स टू कंट्रोल अ लोड सजेस्टिंग दैट कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस हैज़ लेस मैकेनिकल एफिशिएंसी, ऑल्सो इट रिक्वायर मोर एफर्ट फ्रॉम द पेशेंट। यानी कि अगर पेशेंट को हमने कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाया है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटर यूनिट्स जो है वो जनरेट होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पल्सेस लगती है, जिसकी वजह से मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है, यानी कि पेशेंट को उस एक्टिविटी को करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यही देखा जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मोटर यूनिट्स जो हैं एक्टिवेट होती हैं। वहीं अगर हम इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो उसमें फ्यूअर मोटर यूनिट्स के रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि लोड को कंट्रोल करने के लिए कंसेंट्रिक एक्सरसाइज के कंपेयर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई एक ऐसी मसल है जिसकी पावर जो है वो लेस देन 3 है, यानी कि वो 2 पर जा रही है और ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में वो मूवमेंट कर पा रही है, लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी वो एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो हम पेशेंट में उस पर्टिकुलर मसल में स्ट्रेंथ जनरेट करने के लिए उसे कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे कंट्रोल के साथ, विथ ग्रेविटी के फोर्स के साथ धीरे धीरे अपनी मसल को कंट्रोल करें और उस एक्टिविटी को, जो भी एक्टिविटी हम करवा रहे हैं, उसे लोअर करें, यानी कि नीचे की तरफ लेके आए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बाइसेप्स, अगर हमारी ट्राइसेप्स वीक है तो हम पेशेंट को बोले, या मान लो हमारी बाइसेप्स वीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी बाइसेप्स वीक है और उसमें ग्रेड 2 पावर है, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि धीरे धीरे कंट्रोल के साथ उसे नीचे की तरफ लेकर आए। इससे क्या होगा कि जो एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो जनरेट होगा, साथ में न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल और स्ट्रेंथ की एक बिगनिंग लेवल जो है वो सेट हो जाएगी। धीरे धीरे उसमें स्ट्रेंथ आना इनिशिएट हो जाएगा जब हम इसेंट्रिक एक्सरसाइज करवाते हैं।
तो इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस से ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि उसमें मोटर यूनिट्स की रिक्रूटमेंट भी कम लगती है। किसी पेशेंट का जो एफ़र्ट है उसको पेशेंट को मेहनत भी कम करनी पड़ती है, और उसको कम मेहनत के साथ ज़्यादा फोर्स जो है वो जनरेट हो जाता है। तो ये इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक के बीच का डिफरेंस था स्ट्रेंथ के वेरिएबल में। अब दूसरी चीज़ है कि वेलोसिटी ऑफ एक्सरसाइजेस क्या होती है। तो वेलोसिटी का सिंपल मतलब ये है कि स्पीड क्या है, किस स्पीड में जो पेशेंट है वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो द वेलोसिटी एट विच कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस आर परफॉर्म डायरेक्टली अफेक्ट द फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ न्यूरोमस्कुलर यूनिट। जब स्लो वेलोसिटी होती है विद मैक्सिमम लोड, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा टेंशन जनरेट करता है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से। यानी कि अगर स्लो है स्पीड, अगर हम कोई मूवमेंट स्लोली करवा रहे हैं तो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किसी भी मसल में ज़्यादा टेंशन जनरेट करेगा कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के कंपेयर में। वहीं अगर वेलोसिटी यानी कि उस एक्सरसाइज की स्पीड बढ़ा दी गई तो जो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है उसमें रैपिडली फॉल होगा, यानी कि वो उसकी मसल जो है बहुत जल्दी थक जाएगी या फिर वो उसको मैनेज नहीं कर पाएगी। वहीं अगर हम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं तो फोर्स जो है उसका थोड़ा जनरेट होता है, जिसके बाद एक रैपिडली एक प्लेट्यू आ जाता है, जिसके बाद फिर वो फॉल होती है। यानी कि जैसे ही स्पीड बढ़ती है तो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के जो फोर्सेस होते हैं वो ज़्यादा जल्दी डिक्रीज़ होते हैं। वहीं अगर इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हम करवाते हैं तो उसके फोर्सेस तुरंत डिक्रीज़ नहीं होते हैं। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाने से फोर्स जो होता है वो जनरेट होता है, और जितनी स्लोली हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जितनी स्लोली हम उस मूवमेंट को करवाते हैं, उतना ज़्यादा फोर्स और टेंशन जो है उस मसल में जनरेट होता है, जिससे उस मसल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है और फिर उसमें स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाती है। फिर आते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर पर। तो इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है मेटाबॉलिक लेवल पे। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का यूज़ जो है वो कम लगता है, यानी कि इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करती हैं और ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ नहीं करती हैं। वहीं कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी और ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से मसल फटीग में जल्दी चली जाती है। वहीं अगर हम इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो मसल फटीग जो होता है वो भी प्रिवेंट होता है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी भी नहीं वो ले रही है और ज़्यादा O2 का यूज़ भी उसमें नहीं हो रहा है। अब स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रेनिंग में अगर हम देखें, सो इसेंट्रिक ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक होती है कंसेंट्रिक ट्रेनिंग से। मतलब इसेंट्रिक ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा मोड स्पेसिफिक होती है कंसेंट्रिक ट्रेनिंग से, और ज़्यादा वेलोसिटी स्पेसिफिक भी होती है कंसेंट्रिक ट्रेनिंग से। फिर हम देखते हैं क्रॉस ट्रेनिंग इफ़ेक्ट। तो दोनों ही कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक दोनों का ही इफ़ेक्ट हमें बराबर देखने को मिलता है। क्रॉस ट्रेनिंग इफ़ेक्ट का मतलब यही है कि अगर हमारी एक साइड का लिम्ब अफेक्टेड है तो हम अनअफेक्टेड लिम्ब की एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे उसका इफ़ेक्ट जो है वो अफेक्टेड साइड में हमें देखने मिलता है। यही होता है क्रॉस ट्रेनिंग इफ़ेक्ट। इस पूरे लेक्चर में यही बताया गया है कि इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। कोई भी एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं या हमें स्ट्रेंथ को शुरू करना है, या कोई वीक मसल है तो हमें स्ट्रेंथ इनिशिएट करना है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज पहले करवानी है, तो हम इसेंट्रिक एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंसेंट्रिक के कंपेयर में। और उसके बेनिफिट्स हमने इसमें देखे, जिसमें कि वो कम ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, और उसमें कम मोटर यूनिट्स लग रही हैं, कम मोटर यूनिट्स का रिक्रूटमेंट उसमें लग रहा है। वहीं उसमें जो है कि हमारी जो पेशेंट का एफ़र्ट है वो भी कम लग रहा है, और स्लो वेलोसिटी के साथ उसका टेंशन भी ज़्यादा इम्प्रूव हम देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ जो होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं,
वो भी इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस करवाने पर ही ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंसेंट्रिक एक्सरसाइज। तो जब भी हम किसी भी पेशेंट का प्रोटोकॉल बनाते हैं तो सबसे पहले हम इसेंट्रिक एक्सरसाइज ही करवाते हैं, जिसके बाद हम आइसोमेट्रिक पे जाते हैं और उसके बाद हम कंसेंट्रिक पे जाते हैं। एक बार इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन अगर पेशेंट ने कर लिया, यानी कि एक बार इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वो प्रॉपर तरीके से कर पाया, तो फिर कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करने में उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पेशेंट ईजिली कर पाता है। सो ये इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बेनिफिट्स होते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डायनेमिक लोड्स क्या है, मतलब आइसोकाइनेटिक जो होता है हमारा डायनेमिक एक्सरसाइजेस, जिसमें कंस्टेंट और वेरिएबल रेजिस्टेंस, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस, ये सब हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ एविडेंसेस भी दिए हुए हैं जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से हम एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि किस तरह से हम एक्सरसाइजेस को इनिशिएट करें, वो हम देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट बिलो ऑन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई सवाल हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।